नमस्कार प्यारे बच्चों। तो टाबरा किया हो आपके दूसरे पार्ट के जो होमवर्क की क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आपका दूसरा पार्ट जो है व्यापार से साम्राज्य तक जो कंपनी ने सत्ता स्थापित की वो किस तरीके से की, वो पूरी क्लासों के माध्यम से अपन बातचीत कर चुके हैं। और मैंने आपके बुक के अंदर जो अभ्यास प्रश्न है उनकी भी सारी डिटेल बता दी। अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि अपन जो किताब पढ़े थे, अपन ने जो पार्ट पढ़ा था उसके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और वो आपके जीके में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जीके की डायरी बना रहे हो या जीके की नोटबुक बना रहे हो तो उसमें भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं, या फिर आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और लिखने के लिए आपको वीडियो स्किप यानी वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को बीच में बंद करके आप आराम से चीज़ें देख देख के लिख सकते हैं, और साथ में आपको समझना भी है। तो चलो मैं आपकी क्लास को शुरू कर देता हूँ। देखो, अपन ने सबसे पहले बात की थी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु की, जो 1707 में हो गई थी। उसके बाद में कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने का कारण क्या था कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, और उस विद्रोह में मुग़ल बादशाह को जो जफ़र थे उनको नेता मान लिया था क्रांतिकारियों ने। इस कारण उसको हडसन ने गिरफ्तार कर लिया, बेटों को मार दिया था। यहाँ तक बात देख ली थी अपने। फिर पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी में आना। अब जो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में किस तरीके से आई थी, उस पूरे बिंदु के अंदर कौन कौन सी बातें आती है वो सारी है। भारत की खोज से पहले काल तक इंग्लैंड के जो जहाज़ थे वो अफ्रीका के पश्चिमी तट का जो बिंदु था कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर वापस चले जाते थे। तो कहाँ तक चक्कर लगा के वापस चले जाते थे? कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के वापस चले जाते थे। लेकिन हिंद महासागर को पार करते हुए पुर्तगालियों ने भारत में पश्चिमी तट पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। कब? 1498 में। किस व्यक्ति ने? वास्को द गामा ने भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली, और उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रश्न है कि भारत की खोज करने से पहले जो इंग्लैंड के जहाज़ आते थे वो कहाँ तक आते थे? ये आते थे अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट था वहाँ पे, उसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। यहाँ पे चक्कर लगा करके वापस चले जाते थे। लेकिन पहली बार 1498 में हिंद महासागर को पार करते हुए एक व्यक्ति था पुर्तगाली, जिसका नाम वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर आया था। ठीक है। भारत के ऊपर आने के बाद में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और इसके बाद में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद में फ्रांसीसी आए भारत में। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर अर्थात इजाज़तनामा दिया, और इस इजाज़तनामे से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने में एकाधिकार मिल गया। और इस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी समुद्र पार जाकर नए रास्तों को खोज सकती थी, वहाँ सस्ती कीमतों में वस्तुएं खरीद कर यूरोप में उच्च कम कीमत पर बेच सकती थी। इसलिए ये एक वाणिज्यिक कंपनी बन चुकी थी, और जिसमें उद्योगी कम कीमतों पर वस्तुओं को खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचा करते थे या मुनाफा कमाया करते थे। तो ये चीज़ें मैं आपको चलती क्लास में भी बताया आया हुआ हूँ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें थी, वाणिज्यिक व्यापार क्या था। वो सारी चीज़ें आपको मैंने क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से बताई है, अगर आपने वहाँ पे ध्यान दिया है तो। और वहाँ समय आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इन चीज़ों को लिख करके भी पूरे पाठ का सारांश है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे का आपका जो प्रश्न या बिंदु है वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, समस्याएं, युद्ध और आदि क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सारी देखेंगे। देखो, यहाँ मैं कोई स्पेशली ऐसा प्रश्न बना के आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। अब इसमें से जो प्रश्न आपकी बनेगा, जैसे यहाँ पे प्रश्न बन गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है, या ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई, तो 1600 ईस्वी में। आपने बिंदु सारे लिख रखे हैं, तो बिंदु आपने सारे पढ़ रखे हैं, तो आप उनका प्रश्न बना सकते हो, आप उनका उत्तर भी लिख सकते हो, और उसमें से अगर प्रश्न बनेगा तो भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि वो आपने चीज़ें पढ़ रखी है। ठीक है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, समस्याएं, युद्ध आदि क्या क्या है इसको देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो फैक्ट्री थी वो कब लगी थी? 1651 में लगी थी। कहाँ लगी थी? हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी। इसमें काम करने वाले व्यक्तियों को फैक्टर कहा जाता था, और निर्यात करने का जो रूम बना हुआ था उसको वेयर हाउस कहा जाता था। ठीक है। 1600 ईस्वी में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीद लिए, जिसमें वर्तमान कोलकाता शामिल है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को संधि कर मना लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है ना। और फरमान एक शाही आदेश होता है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए। जैसे मैंने कहा कि कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के कौन से गांव 3 गांव खरीदे, उसमें से वर्तमान गांव कौन सा है? कोलकाता है। ठीक है ना। औरंगजेब से
उन्होंने एक फरमान जारी करवाया, जो एक शाही आदेश होता है, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी यहाँ पे फ्री में व्यापार करेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से किस तरीके से बना पाओगे, जब आपने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने समस्याएं प्लासी के युद्ध के कारण। अब अंदर इसके अंदर मैंने नेक्स्ट पॉइंट बनाया है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके सामने समस्याएं क्या थी और प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। अगर ऐसे 2 प्रश्न बन जाते तो उनका आंसर यही होगा। अब देखो, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1756 में अली वर्दी खान शासक बनता है, जिसकी मृत्यु 1756 में ही हो जाती है। और उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो एक ताकतवर शासक था। और इस ताकतवर शासक से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी भय था, क्योंकि कंपनी बंगाल के अंदर किसी कठपुतली नवाब को बनाना चाहती थी, जैसे कंपनी के व्यापार में किसी भी तरह की असुविधा न हो, वह किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करे। या सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे और कंपनी की किलेबंदी पर रोक लगा दी। कंपनी को व्यापार करने के लिए राजस्व चुकाना पड़ेगा और साथ ही टकसाल बनाने से मना कर दिया। ठीक है ना। जब इन बातों से कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ काशी बाजार में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला बोल दिया और कोलकाता की तरफ रुख कर लिया। और कोलकाता हाथ से जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोर्चा है वो रॉबर्ट क्लाइव ने संभाला। तो ये थी कंपनी के सामने समस्या। अब इन्हीं समस्याओं से प्लासी का युद्ध जन्म लेता है। तो प्लासी के युद्ध के कारण भी यही है और ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्याएं भी यही है। अब प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध सिराजू दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 1757 में हुआ और सिराजू दौला को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि नवाब का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया और मीर जाफ़र यहाँ का नवाब बना। देखो, अब ये इसके साथ में मिल गया, फिर बेचारे को धोखा मिला तो ये हार गया था सिराजुद्दौला। तो वहाँ पे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को बना दिया। और प्लासी एक स्थान है, वहाँ पे पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण इसका नाम प्लासी पड़ा। और प्लास के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनसे गुलाल बनाया जाता है, जो होली में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये भारत में पहली बड़ी जीत थी। तो यहाँ पे प्लासी की जीत की महत्वता का प्रमुख कारण भी बनता है। या फिर ऐसे कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली सबसे बड़ी जीत कौन सी थी, तो प्लासी की जीत ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। उसके बाद में है नए नवाब की शिकायतें, कंपनी का जवाब और कंपनी का नवाब बनना किस तरीके से हुआ था, वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। कि मीर जाफ़र के द्वारा कंपनी का विरोध करने पर कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया था। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और कुछ समय पश्चात मीर कासिम ने कंपनी से परेशान होकर कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे बक्सर की लड़ाई कहते हैं। 1764 में हुई। मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा और मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफ़र को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। और 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु होने के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐलान किया कि अब हमें खुद को ही नवाब बनाना पड़ेगा। तो अब हमें खुद को नवाब बनाना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने कब ऐलान किया, तो 1764 में तो बक्सर की लड़ाई हुई थी और 1765 के अंदर जब मीर जाफ़र मर गया था उसके बाद में आखिरकार 1765 ईस्वी में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान पद मिलने पर कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर पूर्णतः नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी ने एक पुरानी समस्या हल कर ली। और नवाब सबसे तात्पर्य सत्ता और ताकत। वो आपका एक प्रश्न था ना अभ्यास प्रश्नों के अंदर, पुस्तक के अंदर, कि कंपनी नवाब बनने के बाद में किस तरीके से उसको क्या फ़ायदा हुआ, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे तो आपको याद रहेगी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव की वापसी इंग्लैंड की ओर। अब इंग्लैंड की ओर रॉबर्ट क्लाइव गया और उसके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो भी देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जब सर्वप्रथम इंग्लैंड से मद्रास आया और 1743 ईस्वी में, उस समय केवल उसकी जो उम्र थी वो 18 साल थी। फिर 1761 में 2 बार वो भारत का गवर्नर बना और यहाँ से गया तब 40,01,101 पाउंड राशि जमा करके लेके गया था। और 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। कंपनी का फैलता शासन स्वरूप किस तरीके का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किसी इलाके में सीधा सैनिक हमला नहीं किया था। उन्होंने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया था। बक्सर की लड़ाई 1764 और बक्सर नगर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। बक्सर नगर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल। अब ये जो आपकी जो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी ना, उसका मैंने थोड़ा यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो थे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव था ना उसमें प्लासी वाले में, तो यहाँ पे अब कौन आ गया, हेक्टर मुनरो।
हेक्टर मुनरो और मुगल के नवाब के सेनाओं के बीच में लड़ा गया। बंगाल के नवाब तो मीर कासिम थे और अवध के नवाब सुजाउदौला थे, और मुगल बादशाह जो थे सुजाउदौला, और मुगलों के जो बादशाह शाह आलम द्वितीय इस सेना में आए थे। यानी यहाँ पे 3 लोग लड़ने आए थे। कौन कौन? बंगाल का तो आपका मीर कासिम था, मीर कासिम के बाद में उसको बना दिया था वापस जाफर को, ठीक है ना। बंगाल का तो मीर कासिम हो गया। अवध का नवाब था सुजाउदौला, सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला तो पहले ही मर गया, क्योंकि वो तो 1765 के युद्ध में मर गया था, सॉरी 1757 के युद्ध में मर गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे 1764 की बात करें तो सुजाउदौला है, सिराजुद्दौला नहीं है, ठीक है। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है ना। बक्सर की लड़ाई के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए, और रेजिडेंट का मतलब होता है राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिनका कार्य कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना होता है। लेकिन कंपनी ने रेजिडेंट के माध्यम से अधिकार भारतीय रियासतों के भीतरी मामलों में दखल देने लगी, और इस तरीके से भारतीय रियासतों में वो धीरे धीरे सहायक संधि ठोक दी गई थी, कि है ना। किसी रियासत ने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कर ली, अब वो आपकी एक प्रश्न था ना कि सहायक संधि आप क्या समझते हो, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि सहायक संधि कर ली है तो वो उस पर अपनी रकम किस्त अदा करने में चूक गए तो जुर्माने के तौर पर उनकी जो उनका जो इलाका कंपनी के कब्जे में आ जाता था। उदाहरण के तौर पर रिचर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब के पास में किस्त के पैसे चुकाने नहीं थे, तो 1801 ईस्वी में आधे से अधिक जो नवाब था, वो जो अवध था, उसका इलाका कंपनी के पास में चला गया था। तो ये आप उस प्रश्न के अंदर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। टीपू सुल्तान शेर मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में किस तरीके से क्या हुआ था वो देख लेते हैं। हैदर अली का शासन 1761 से 1782, फिर टीपू आया था 1782 से 1799 तक, ठीक है ना। और मालाबार तट पर होने वाला व्यापार टीपू के नियंत्रण में था, यानी मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालाबार तट पर होने वाला व्यापार किसके नियंत्रण में था, तो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। और मैसूर रियासत का राजा कौन था? पहला तो हैदर था, हैदर के बाद में उसका बेटा टीपू बना, ठीक है। जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह पर चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची निर्यात पर रोक लगा दी, यानी उनको बेचने पर रोक लगा दी। और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए मना कर दिया। साथ ही टीपू ने जो फ्रांसीसी अधिकारी या फ्रांसीसी व्यापारी यहाँ पे रहते थे उससे हाथ मिला लिया। जब ये हाथ मिलाया तो अंग्रेज़ों को ये पसंद नहीं था, और अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और 4 बार जंग लड़ी। एक 1767 से 69, 80 से 84, फिर 90 से 92, फिर लास्ट की जो थी 1799। चारों जंग आपको याद होनी चाहिए। श्रीरंगपट्टनम की थी, जिसके अंदर कंपनी को सहायता मिली, और टीपू सुल्तान जो अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे गए। और टीपू के बाद मैसूर का जो शासन का जो जिम्मा है वो पुराने वोडियार राजवंश को दे दिया गया। जैसे वो मीर जाफ़र को मिला था ना, यानी सिराजुद्दौला को हराने के बाद में मीर जाफ़र को वहाँ का सब कुछ दे दिया था। इसी प्रकार यहाँ पे टीपू हार जाने के बाद में यहाँ पे बना दिया किसको? वोडियार राजवंश को, ठीक है ना। वोडियार राजवंश को सत्ता दे दी गई थी, ठीक है ना। और मैसूर पर सहायक संधि ठोककर अंग्रेजों ने मालाबार तट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है। अब है मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में किस तरह की लड़ाई हुई थी। 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद दिल्ली पर शासन चलाने का जो मराठा का सपना था वो बिल्कुल चूर चूर हो गया था। फिर मराठे वो अलग राज्यों में बट गए थे। मराठों का एक सरदार होता था जिसे पेशवा कहा जाता था। तो ध्यान रखना, पेशवा कौन था? मराठों का एक सरदार होता था, या फिर सर्वोच्च मंत्री कहें उसे पेशवा कहते थे। और 18वीं सदी के अंत में अगर बात करें तो 2 प्रमुख मराठा योद्धा थे, एक तो महाराजा सिंधिया थे और एक नाना फडणवीस थे, ठीक है ना। मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला युद्ध, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 3 युद्ध होते हैं। मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी पहला युद्ध होता है 1782 में, जो साल भाई की संधि के साथ खत्म होता है। फिर दूसरा युद्ध होता है 1803 से 1805 तक। इस युद्ध के नतीजे के अंदर उड़ीसा, यमुना और उत्तर स्थित आगरा, दिल्ली सहित क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में चले जाते हैं। और आखिरी तीसरा युद्ध होता है 1817 से 1819 के बीच में, ठीक है ना, जिसमें पेशवा की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया जाता है, और पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। किस तरीके से भेजा जाता है ये मैंने वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लक्ष्य कोचिंग क्लासेज बालोतरा की प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको 8वीं की हिस्ट्री क्लास की एक प्ले लिस्ट बनी हुई दिखाई देगी, उसके अंदर आपके सारे वीडियो है, ठीक है ना। पहले वो वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद में ये देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक रहा, और इसने एक सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। फिर हेस्टिंग इंडिया की कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितूर फिलहाल जो कर्नाटक में पड़ता है, एक छोटा सा राज्य था, उसको कब्जे में लेने का प्रयास किया था। लेकिन वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और इनके खिलाफ खड़ी हो गई, और 1822 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में उन्हें वापस जेल में डाल दिया, 1822 में गिरफ्तार किया, और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। फिर 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी को रूस के बढ़ते प्रभाव से भय लगने लगा, तो इसने क्या किया, अपने कदम है वो
उत्तर की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए, ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम की तरफ। फिर 1838 से 42 के बीच में अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी, फिर वहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। फिर 1843 में सिंध को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और फिर पारी थी पंजाब की, और पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे दाल गलने नहीं दी, तो 1839 तक उनकी मृत्यु का वेट किया। वेट करने के बाद में 2 साल तक लड़ाई लड़ी लंबी, और फिर 1849 में यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक अप्रत्यक्ष शासन, सॉरी, पंजाब को अपने अधिग्रहण में ले लिया। फिर विलय नीति। विलय नीति क्या थी? अधिग्रहण की जो आखिरी लहर थी वो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी नीति अपनाई जिस नीति के अंदर कहा गया है कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो और उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो रियासत क्या कर ली जाएगी? हड़प ली जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके का ये सिद्धांत था। और इसके अंदर जो पहली रियासत थी वो सतारा थी, उसके बाद में सबलपुर, सबलपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद नागपुर, नागपुर के बाद में झांसी, और अंतिम जाने वाली रियासत कौन सी थी? अवध थी, ठीक है ना। अवध को ज़बरदस्ती इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया, और नियंत्रण में लेकर कहा कि आपका शासक सही नहीं है, और उसको हटा दिया। और शासक को हटते देख वहाँ की जनता भड़क उठी और 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। किस तरीके से कूद पड़ी, ये अपना आपका जो पाठ 5वां है उसके अंदर अध्ययन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। फिर ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रेजिडेंटियाँ थी। ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रेजिडेंट क्यों थी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? पहली थी बंगाल, मद्रास और मुंबई। और प्रत्येक प्रेसिडेंसी का गवर्नर होता था, जो मुख्य होता था वो गवर्नर होता था, और गवर्नर के ऊपर जो व्यक्ति होता था उसका नाम था गवर्नर जनरल। ब्रिटिश शासनकाल में वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंदर जिले के अंदर 2 अदालतें होती थी, एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालतों का मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था, और मौलवी और हिंदू पंडित इनकी व्याख्या करते थे, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा, और एडमंड बर्क ने उसके ऊपर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के कारण उसके ऊपर आरोप जड़ दिया, और उसके ऊपर क्या चला? महाभियोग चला, वो जो लगभग 7 साल तक चला, ठीक है। धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं की स्थानीय कानून अलग अलग व्याख्या करने के रूप में समझना पड़ता था, इसलिए वहाँ पे 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया, और उन्होंने एक भारतीय संकलन तैयार किया, और NB हॉलहेड ने इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी समझ में आती थी इसलिए। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून को भी संहिता एक तैयार कर ली गई, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके अलावा कोलकाता में एक अपीली न्यायालय और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई, ठीक है। ये तो थे आपके मुख्य प्रश्न। अब इसमें आपके जीके के क्वेश्चन अगर आप बना सकते हो तो ये बना सकते हो कि जिस व्यावसायिक उद्यमी में वस्तुओं को सस्ते दाम पर खरीद कर महंगे दाम में बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? हुगली नदी के किनारे, ठीक है। प्लासी का युद्ध किस नवाब और अंग्रेज़ के साथ में लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ठीक है। किसकी राजगद्दी के कारण अंग्रेज प्लासी युद्ध जीतने में सफल रहे? मीर जाफ़र, ठीक है ना। मीर जाफ़र के बाद ने किसे शासक बनाया? मीर कासिम को। बक्सर की लड़ाई, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? मीर कासिम, ठीक है ना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मालाबार तट पे था, उसने व्यापार रोक दिया था। इस तरीके के ये आप सारे प्रश्न देख सकते हैं। जैसे किस जंग में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को बचाते हुए मारे गए थे? तो रंगपट्टनम। कित्तूर की रानी कौन थी? रानी चेन्नम्मा। डलहौजी की हड़प नीति के पहला शिकार कौन हुई? सतारा। अंतिम कौन हुई? अवध। और दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा कब समाप्त हो गई थी? 1834 के अंदर हो गई थी। तो ये थे आपके अभ्यास प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और इन प्रश्नों को धीरे धीरे आप अपनी नोटबुक में उतार लें, ठीक है। और मिलेंगे अपन नेक्स्ट तीसरे पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।